खामोशी की गुफा। निक्की खामोश थी। उसकी खामोशी एक ऐसा खंजर हुआ करती है जिसे साथ रहने वाले इंसान की न चाहते हुए भी अपने दिल में अपने ही हाथों से उतारना पड़ता है, या यूँ कहे कि इसमें चाहने या न चाहने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि निक्की तो अपनी है। ऐसे में उसकी खामोशी चाहे पीड़ा दे या विस्मित कर दे, उसे सहन करना ही होगा। जब कोई बात गहरे तक उसे मंथने लगती है तो वह इसी तरह खामोश हो जाती हैं। आज से ही नहीं, बचपन से ही वह ऐसी हैं। न जाने किस गुफा में गुम हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसीलिए उसकी इस आदत को जान लेने के बाद, उस खंजर के दर्द को सहन करने की आदत बना लेने के बाद उन्होंने उसकी गुफा में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं की। जानती थी कि अवसाद की कालिमा खत्म होने के बाद वह स्वयं ही बाहर निकल गुफा का दरवाजा ढुका खुले में थिरकने लगेगी। उसका थिरकना, हर समय बोलते रहना, बात बात में खिलखिला उठना। देखा जाए तो निक्की का सच यही है कि, लेकिन उसके दूसरे सच को स्वीकारना भी अब उनका नियम बन गया है। वह समझ चुकी है कि निक्की का स्वाभिमान अपने दुख, अपनी कठिनाइयों को किसी के सामने खोलकर रखना पसंद नहीं करता। व्यक्त करना तो दूर, किसी को वह यह भी पता नहीं लगने देती कि किस बात से यह कसमसाहट है। दुख का कोई औचित्य भी है या नहीं, या वह बस यूं ही तर्कहीन सवालों के ऊहापोह में उलझी हुई है। क्योंकि सही गलत के तराजू में निक्की शायद उलझनों को तौलना नहीं जानती है। वहीं गुफा में बैठे वह अंतर्द्वंद में घिरी रहती हैं। समस्याओं के तानों बानों में उलझी, चाहे वह स्कूल की परीक्षा हो या कॉलेज के ड्रामे में भाग लेने के दौरान तैयार होने की, या बैडमिंटन का मैच हारने की हो। मतलब यह कि थोड़े थोड़े दिनों बाद अक्सर उसके साथ ऐसा हो ही जाता है, किंतु वह सिलसिला ज्यादा लंबा खींचता भी तो नहीं था। इस बार यह खामोशी कुछ ज्यादा ही लंबी खींचती प्रतीत हो रही है। कहीं यौवन में प्रवेश करने से जुड़ी कोई बात तो नहीं, लेकिन निक्की काफी समझदार है इसके प्रति, या फिर कोई ऊंच नीच किसी तरह की कोई अनहोनी तो नहीं हो गई उसके साथ। माँ को तो हर पहलू से सोचना पड़ता है, चाहे फिर वह अपनी बेटी के बारे में ऐसी वैसी बात ही क्यों न हो। वह तो इस बिन बाप की बच्ची की माँ बाप भाई बहन सभी कुछ तो हैं। बिना पिता के एक लड़की को संभालना कितने जतन से वह ऐसा करती आई है। उसके ही दायरे में बंधे, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए पल पल उसे पढ़ते देख, उसकी छोटी छोटी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए अपना अस्तित्व भुलाए उनका न जाने कितना समय बीत गया है। अपने बारे में सोचने का ख्याल कभी अचेतन तक में भी नहीं आया। इस पर भी निक्की की गुफा का द्वार उनके लिए कभी नहीं खुला। न जाने किस मिट्टी की बनी है लड़की, यह सोचो तो हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है कि यह मिट्टी तो उन्हीं की है, उन्हीं के प्यार से सींचा गया है पौधा। फिर भी इस पौधे ने इतना भिन्न रूप लिया है। कितनी जिद्दी है वह, बस जिद में कुछ कहने सुनने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेती है। उसे लगता है कि किसी के सामने
दुख प्रकट करने से वह बौनी हो जाएगी, पर इस बार वह गुफा के बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्या मत रहा है उसके दिमाग में? गुफा के भीतर इतना लंबा समय उसका कभी नहीं बीता। अब तो उन्हें डर भी लगने। ओहो मम्मी, आप ओल्ड फैशन मम्मी की तरह बिहेव मत करिए। मुझसे वह सब झमेले नहीं होते। अपने शरीर पर परत दर परत कपड़ा चढ़ा बोझ डालना कौन सा संभ्रांत कहे जाने की परिभाषा है? उन्हें लगता है जैसे उन्हें इस द्वार के बंद होने का कारण पता है। एक आशंका है, हो सकता है रजत ही हो, पर उनका मन कहता है कि सिन्हा से उनकी दोस्ती ही शायद इस मौन का कारण है। इस उम्र में वह दोस्त बनाए, उसके साथ घूमे, हंसी मजाक करे, यही शायद उसकी तटस्थता की वजह बनती जा रही है। उसका कच्चा मन जो स्वयं इस समय सपनों के राजकुमार की खोज में रहता हो, वह संबंध स्वीकार न कर पा रहा हो। जब से एक सेमिनार में उनकी सिन्हा से मुलाकात हुई और वह उनके सरल व सहज आचरण से प्रभावित हो उनकी ओर खींची हैं, तब से नहीं। निक्की ने शुरू में तो सिन्हा को बहुत ही आत्मीयता से लिया था। वहीं चहकना घूमना, उनके घर पहुंचकर उन्हें दावत पर बुला लेना, फिर स्वयं अपने हाथों से जिद करके न सिर्फ खाना बनाना बल्कि बहुत ही मनोहार से उन्हें खिलाना भी, इसमें कोई संदेह नहीं कि सिन्हा में अपनी ओर आकर्षित करने का स्वभावगत गुण है। उनकी उम्र का ही होने पर भी सिन्हा का जीवन ज्यादा दूर नहीं गया है। आंखों में एक विशेष तरह की गहराई है। मुस्कुराते ही गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। हर समय सलीके से कपड़े पहने मिलते हैं, हर इंच से परफेक्ट मैन। हालांकि उनके जीवन में भी अधूरापन है। पत्नी की मौत से उत्पन्न हुआ एकाकीपन, एक तरह से वे एक ही नाव के दो सवार हैं, इसीलिए इतने निकट आ गए हैं। अपने सुख दुख सहजता से बांट लेते हैं। सिन्हा की बेटी बोर्डिंग में पढ़ती हैं। जब छुट्टियों में वह घर आती हैं तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। बेटी का साथ पा उसकी खुशियों को मोती में भरने के प्रयत्न में उनका यौवन हिलोरे लेने लगता है। सब कामों को ताक पर रख मिलने के आसपास बने रहते। खाना वालों को किनारा कर वह अपने हाथ से अपनी बेटी माधुरी के लिए खाना बनाते। उस वक्त उनकी छवि एक ममतामयी माँ की बन जाती और परफेक्ट मैन की सच्चाई भीनी सी लगने लगती। तब समझना मुश्किल होता कि इतना व्यथित रहने वाला व्यक्ति अचानक इतना अस्त व्यस्त कैसे रह पाता है। बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी देख माधुरी कहती, ओ पापा, आप तो बढ़ी हुई दाढ़ी में सचमुच हैंडसम लगते हैं। बिखरे बिखरे बाल, ढीला ढाला कुर्ता पायजामा, आप तो बच्ची के पापा बन जाते हैं। नाराजगी का नाटक करते हुए पूछते, क्या बन जाते हैं? मतलब मेरे पापा होने पर शक है? नहीं, लेकिन सूटेड बूटेड पापा से अच्छे मुझे अपने ऐसे अस्त व्यस्त पापा लगते हैं। वह अलहड़ता से उनके गले में झूल जाती। स्कूल का आखिरी साल होने पर भी उसके अंदर का बचपना किलकारियां लेता। माधुरी से संबंधित अनेक बातें, बहुत छोटी छोटी घटनाएं तक उन्होंने कई बार उनके सामने दोहराई थी। पिछली बार माधुरी को लेकर वह उनके घर भी आए थे। माधुरी की सोखी उसकी
निष्कपटता बहुत अच्छी लगती थी। माँ का मन उस लड़की पर ममता उड़ेलने को व्याकुल हो उठा था। निक्की से 2 साल ही तो छोटी हैं, चलो एक और बेटी मिल गई। लेकिन उन्हें यह देखकर अजीब लगा था कि निक्की का माधुरी के प्रति व्यवहार सहज न था। एक कड़वाहट उसके शब्दों में घुली हुई थी। कहीं कोई स्वागत की गर्माहट न थी, न नई सहेली बनने का उत्साह था। इतना ही नहीं, सिन्हा से भी वह बात काट कर बात कर रही थी, जैसे जानबूझकर उपेक्षा करने की कोशिश कर रही हो। वरना सिन्हा के आने पर वह पूरे घर को हंसी से गुजार देती थी। सिन्हा ने कई बार मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर छाए संजीदगी के भाव देख वह चुप हो गए थे। यहाँ तक कि माधुरी भी अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसका यह व्यवहार देख उन्होंने भी सिन्हा का विवाह का प्रस्ताव टाल दिया था। हालांकि वह भी चाहती थी कि उन्हें सिन्हा जैसे व्यक्ति का साथ मिल जाए, जो निक्की को भी बेटी की तरह मानता है। उसके इस पड़ाव पर पहुंचकर उन्हें सुख दुख बांटने के लिए एक साथी की आवश्यकता होती थी। जब निक्की को समझाने का मतलब था विरोध की ज्वाला को भड़काना, वह नासमझ लड़की कहीं सिन्हा के प्रति भावुक होकर कुछ कर बैठी तो क्या होगा। नहीं नहीं, उन्हें कुछ करना ही होगा। निक्की जब गुफा से बाहर निकली तो वह चौंक पड़ी, मानो किसी ने रेत से महल खड़ा करना चाहा हो। निक्की इतनी बड़ी कब से हो गई? इतना श्रृंगार, एकदम बदला हुआ रूप। हमेशा सुस्त टी शर्ट और जींस में वह कॉलेज जाती थी। उनके बार बार कहने पर भी बालों को नहीं बांधती थी। चूड़ी बिंदी तो दूर की बात थी, कभी साड़ी पहनने को कहने पर वह कहती, ओहो मम्मी, आप ओल्ड फैशन मम्मी की तरह बिहेव मत कीजिए। मुझसे वह सब झमेले नहीं होते। अपने शरीर पर परत दर परत कपड़ा चढ़ा बोझ डालना कौन सा संभ्रांत कहे जाने की परिभाषा है। इस समय में वह उसे हतप्रद सी खड़ी ताकती रही। एक भरपूर सौंदर्य की मल्लिका यौवन की परिपक्वता से लदी अपने उभारों को खूबसूरती से संवारे उनके सामने खड़ी थी। उनकी हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, जो उनके जन्मदिन पर सिन्हा ने उन्हें भेंट की थी, में लिपटी सुर्ख बिंदी, लिपस्टिक और हाथों में खनकती चूड़ियां सब उन्हें विस्मित कर रहे थे। अचानक माँ का दायित्व उन्हें कोचने लगा। सिन्हा के साथ अपना घर बसाने के सपने में वह यह भूल गई थी कि ब्याह की उम्र तो उनकी बेटी की है। उसे साड़ी पहने देख एक हुक सी उठी। बेटी ही सही, पर उसे माँ के इस साड़ी के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को समझना चाहिए था। आज कॉलेज में जरूर कोई समारोह होगा या फिर किसी सहेली की शादी। पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि वह तेजी से बाहर निकल गई। यह लड़की अपनी इस जड़ता से बाहर निकले तो आज जरूर इसके सामने सिन्हा से अपने ब्याह की बात कहेगी। फिर दोनों मिलकर इसके भविष्य के प्रति सोचेंगे। अकेले इस लड़की को संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। अरे निक्की, तुम सिन्हा उसे अपने घर पर इस समय और इस बदले हुए रूप में देखकर चौंक गए। किसी समारोह में जा रही हो, साड़ी खूब फब रही है तुम पर। इरा साथ नहीं आई क्यों? क्या जरूरी है कि हमेशा मैं माँ का पल्लू पकड़ कर आऊं? निक्की के स्वर के तीखेपन से सिन्हा
अचंभित हो गए। अरे नहीं भई, सिन्हा ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, गलती हो गई। मैं तो भूल ही गया था कि आजकल हमारी बेटी तीखी मिर्च हो गई है। उन्होंने बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। निक्की ने इस बार लगभग चीखते हुए कहा, आखिर मुझ में क्या कमी है जो आप मुझे प्यार नहीं कर सकते? यह तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सिन्हा उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से घबरा गए थे। मैं जानती हूँ आप मम्मी से प्यार करते हैं, तभी तो उनके साथ ही हमेशा घूमते हैं। मैं तो मम्मी से ज्यादा जवान हूँ। फिर आप निक्की खामोश हो जाओ और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तभी तो उम्र और रिश्तों की मर्यादा तुम भूल रही हो। सिन्हा गुस्से से बेकाबू हो उठे। कितना बड़ा आघात पहुंचाया था निक्की ने। बेटी की तरह जिस पर स्नेह उड़ाला, उसी ने उन्हें आज अपमानित कर दिया। कहाँ भूल हो गई उनसे जो निक्की उन्हें गलत समझ बैठी। अपनी ही नजरों में वह अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे। कांपते हाथों से उन्होंने ईरा को फोन मिलाया। सब कुछ बताते हुए उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी और ईरा को लग रहा था कि काश धरती फट जाए और उसमें समा जाए। क्या सर्वनाश कर डाला था निक्की ने, जिसे उसका पिता बनाने की वह सोच रही थी। उसे वह लड़की प्यार करने लगी है। उसकी लंबी खामोशी का राज उन्हें समझ आ गया था। वह माँ के सिन्हा के साथ संबंधों को लेकर परेशान थी। अपनी अलहड़ता को वह प्यार का नाम दे रही थी। सिन्हा के साथ हंसते बतियाते वह रिश्ते को प्यार का नाम दे बैठी। शायद उसका भी कसूर नहीं था। बचपन में ही पिता को खो देने के बाद कोई पुरुष उसके जीवन में इतने करीब पहले कभी नहीं आया था। इसी कारण सिन्हा के प्रति वह असक्त हो गई। तभी वह माधुरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कैसी विडंबना थी। आज बेटी ही माँ के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। बेटी ने माँ के खिलाफ यह कैसा मौन युद्ध छेड़ दिया, जिसमें हर तरफ हार उन्हीं की है। आज तक उन्होंने इसीलिए अपने वजूद को कोई रूप नहीं दिया था ताकि निक्की का बचपन कुम्हला न जाए। बड़ी होती निक्की को अब उनका पल्ला पकड़ने की जरूरत नहीं रह गई थी। तभी उन्हें एकांकीपन का एहसास हुआ था। यही सोचकर कि कल को निक्की ससुराल चली जाएगी तो यह सिन्हा से विवाह करने को तैयार हो गई थी। अब निक्की को समझाने का मतलब था विरोध की ज्वाला की भड़काना। वह नासमझ लड़की कहीं सिन्हा के प्रति भावुक हो कर कुछ कर बैठी तो क्या होगा? नहीं नहीं, उन्हें कुछ करना ही होगा। रिश्तों की मर्यादा की रेखा उसके सामने खींचनी ही पड़ेगी, नहीं तो वह उम्र भर संबंधों को बिना सोचे समझे प्यार का नाम देती रहेगी। वह तैयार होकर घर से निकल गई। निक्की के पास घर की चाबी थी, इसीलिए फिक्र नहीं थी। सिन्हा के साथ जब वह घर लौटी तो निक्की आ चुकी थी और अपनी गुफा में बैठी थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए दरवाजा खटखटाया। कोई प्रतिक्रिया न पा उन्होंने आंख उठा सिन्हा की ओर देखा। उनकी आंखों ने ईरा के अंदर एक आत्मविश्वास भर दिया। कभी कभी औलाद को सुधारने के लिए माँ को कठोर बनना भी जरूरी है। दरवाजा खोलो निक्की, बस बहुत हो गया। बचपन से आज तक मैंने कभी तुम्हारी गुफा में घुसने की कोशिश नहीं की, पर अब बहुत हो चुका।
चुपचाप इस खामोशी की गुफा से बाहर निकल आओ। उनकी आवाज की कठोरता और दृढ़ता से निक्की चौंक पड़ी। मम्मी को क्या हो गया है? उसने हजारों बार इस तरह उनका दिल दुखाया है और आज भी तो न जाने उसे क्या हो गया था। जानते हुए भी मम्मी और सिन्हा एक दूसरे को चाहते हैं। वह ऐसी भयंकर भूल कर बैठी। सिन्हा का व्यक्तित्व तो उसे झकझोर गया था। एक परफेक्ट मैन, बस वह बहक गई थी। गुफा के द्वार खुल गए हमेशा के लिए। सामने मम्मी खड़ी थी, सिन्हा का हाथ थामे। उनकी मांग में सिंदूर दबदबा रहा था। लाल जरी की साड़ी में कितनी सुंदर लग रही थी। सिन्हा ने नजरें मिलाते ही उनकी आंखें शर्म से झुक गई। निक्की, इस सच को तुम्हें स्वीकारना ही होगा। आज से ये तुम्हारे पापा हैं और तुम उनकी बेटी। मात्र आकर्षण से रिश्तों को परिभाषित नहीं किया जाता, उसके लिए परिपक्वता व अनुभव की डोर की भी आवश्यकता होती है। निक्की में सामना करने की शक्ति नहीं थी। शर्म से वह नजर नहीं उठा पा रही थी। वह अपने कमरे में चली गई, पर इस बार दरवाजा बंद नहीं हुआ। गुफा में अब रोशनी जगमगा रही थी।